नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच में देश का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठा है और 3 नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर के सरकार से 8 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। ऐसे में अब किसान संगठन आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे चुका है। अब कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है और हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे रात को बिता रहे हैं। लेकिन जिन मांग को लेकर के किसानों का धरना चल रहा है उस पर बात बनती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि केंद्र सरकार अभी भी किसानों से बातचीत के बाद समाधान निकालने का दावा कर रही है और अब सरकार ने किसान प्रतिनिधियों को एक बार फिर से 8 जनवरी को बातचीत के लिए बुलाया है। अब दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बार फिर से बैठक होगी और उम्मीद इस बार भी यह है कि सरकार और किसानों की बात आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि 40 दिन से जारी गतिरोध 8 जनवरी को खत्म कैसे होगा। 8 जनवरी की वार्ता में कृषि कानून पर क्या बात बनेगी और बार बार बातचीत फेल होने से नुकसान आखिर किसको है, यह सवाल सबसे अहम है कि ठंड में आखिर सड़क पर किसान कब तक बैठा रहेगा। और आज इन्हीं सवालों के साथ खास मेहमानों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत से भी कोई हल नहीं निकला है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमें कानून वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं किसान और सरकार के बीच अब अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। सरकार के मंत्रियों के साथ वार्ता के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी के मुद्दे पर 8 तारीख को हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पे बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे और दे दें। तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अरे अच्छा, बातचीत करने तो अपनी जाएंगे भाई, सलाह मशवरा करेंगे, इनके कोई हाथ में है? कोई तनातनी नहीं, हमने साफ कह दिया बिल वापसी के बगैर कोई वो नहीं है। अरे लेगी, जितना जल्दी ले लेगी उतना आराम मिलेगा सरकार को। कोई बात ही नहीं, सहमति बलने सहमति बात एक है, एक सूत्री बात है और 1.5 अरब की बात है कि कानून वापस लो। सरकार ने क्या कहा कानून? सरकार बार बार करती रही कि ये अभी जो है इस पे आप कानून बनाया है, सरकार का कानून है, सरकार बहुत कुछ देखती है तो देख ले, हमको नहीं चाहिए ये कानून, बस हमारा ये था कि वापस लो। तो वहीं इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह कहा कि किसानों के साथ अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है लेकिन किसानों की जिद की वजह से बात नहीं बनी है। कृषि मंत्री ने फिर आगे यह भी कहा कि सरकार किसानों से पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करना चाहती थी। कृषि मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही, थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी
और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएं। तो चलिए, किसानों के साथ साथ कृषि मंत्री की भी बात को आपने सुन लिया है, लेकिन सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बरकरार है कि आखिर ये जो गतिरोध है वो टूटेगा कब, और आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बड़ी बहस के अहम सवाल यह है कि किसान सरकार के बीच का जो गतिरोध है वो आखिर कब टूटेगा। बातचीत अगर बार बार फेल हो रही है तो इससे नुकसान किसको हो रहा है, बड़ी बहस का दूसरा सवाल है। तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर ठंड में कब तक किसान यूं ही सड़क पर बैठा रहेगा, क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि किसान ठंड के चलते दम तोड़ रहा है, और इसलिए इसका समाधान निकलना भी बेहद जरूरी है। और आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन मेहमानों का भी हम रुख कर लेते हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। महिमा जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपका भी स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। राजेश दहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आज प्रवीण अत्रे जी मैं आपसे करूंगा इस चर्चा की। प्रवीण जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार चर्चा पे चर्चा या वार्ता पे वार्ता, और एक बार फिर से 8 तारीख एक बार मुकर्रर कर दी गई है। आज तो 8 तारीख के अलावा और कुछ निकला नहीं इस चर्चा से, क्या उम्मीद की जाए अब 8 तारीख को? देखिए आयुष, एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि गतिरोध तो वार्ता से ही टूटेगा। चर्चा से, संवाद से ही किसी भी मुद्दे का हल निकलता है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। सरकार ने लगातार चर्चा करके, चर्चा के लिए किसान संगठन नेताओं को आमंत्रित करके ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार किसान हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार चाहती है कि किसान हित सुरक्षित रहें, और किसानों की जो भी आशंकाएं, जो आंदोलनरत किसान संगठन है उनकी जो भी आशंकाएं इन कानूनों के विषय में हैं, उन आशंकाओं का निवारण वार्ता के जरिए हो। जैसे कि केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी जब प्रेस बाइट दी उसमें बड़ा स्पष्ट किया कि सरकार चाहती थी क्लॉज वाइज चर्चा हो, कि जो बिंदु, जिन बिंदुओं पे किसान संगठन के नेताओं को आशंका, ऐतराज है, उस पर चर्चा हो, उसका समाधान निकले। उन आशंकाओं का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है, ये बात सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन केवल एक पक्षीय वार्ता, मुझे लगता है वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। कोई भी वार्ता होती है नहीं, यही प्रवीण जी देखिए, मैं न जाने कितनी बार आपसे इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं, और मैं फिर से वही सवाल दोहराऊंगा आपसे, क्योंकि हर चर्चा में मैं यही पूछता हूं आपसे, क्योंकि आज भी यही बात कृषि मंत्री से भी पूछी गई। उन्होंने कहा कि हम कोशिश है भाई, बातचीत से ही निकलेगा समाधान। लेकिन कैसे प्रवीण अत्रे जी, क्योंकि अगर बार बार इस बात को कहा जा रहा हो कि जब तक आप कानून वापसी नहीं तब तक हमारी घर वापसी नहीं, हम नहीं हटने वाले हैं, तो यहां से आगे चर्चा में बचता क्या और क्या निकालेंगे इसका समाधान? देखिए आयुष, एक बात तो हमें समझना चाहिए कि सरकार जब भी वार्ता के लिए किसान संगठन नेताओं को आमंत्रित करती है, किसान संगठन नेता उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तो एक बात जो स्पष्ट इशारा करती है कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि इसका हल वार्ता से निकले, इसीलिए वो वार्ता होती है। लेकिन जिस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए, जब भी वार्ता होती है आयुष, जिस दिन वार्ता होती है, तुरंत कुछ ऐसे लोग हैं जो सक्रिय हो जाते हैं। चाहे वो ट्विटर पे सक्रिय हो, चाहे वो कैप लगा के अपने आप को किसान हितैषी बताने की कोशिश करने के लिए सक्रिय हो। इस तरह के लोग जो अपनी सक्रियता से लगातार ये कोशिश करते हैं कि वार्ता कामयाब ना होने पाए, वार्ता विफल हो। जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी ट्विटर पे तो किसान नेताओं को डायरेक्शंस देते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, जैसे कि आपने पहले देखा। आज सोनिया जी ने जिस तरह से चिट्ठी लिखी, कहीं ना कहीं वो इशारा करते हैं कि 3 कानून रिपील होने से कम कुछ मंजूर नहीं, और खुद वो चले जाते हैं अपने मामा के घर घूमने के लिए, किसानों को यहाँ पे ठंड के अंदर आंदोलन करने के लिए प्रेरित करते हुए। तो इस तरह की जो ताकतें हैं, आपने देखा दीपेंद्र हुड्डा साहब जो संसद के अंदर तो 2 फुट का आलू उगाने की बात करके अपने आप को किसान हितैषी दिखाने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो पहले तो ये कह रहे थे कि इन 3 कानूनों में संशोधन होना चाहिए, लेकिन आज वो भी कहते हैं कि रिपील होने चाहिए। तो ये जो इस तरह की ताकतें हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि जो किसान संगठन के नेताओं और सरकार के बीच में वार्ता हो, वो वार्ता कामयाब ना हो। हालांकि इन लोगों की समस्या समझ में आती है। चलिए, ये वार्ता कामयाब ना हो, ऐसे लोग उसको बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं। राजेश दहिया जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। राजेश जी, आज भी वार्ता में कुछ बना नहीं, क्योंकि 8 तारीख एक बार फिर से निर्धारित कर दी गई। हाँ, ये जरूर कहा गया कि अगर सकारात्मक नहीं होती तो अगली तारीख भी निर्धारित नहीं होती। क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि उम्मीद अभी बाकी है? सर, मैंने तो 30 तारीख को यही कहा था कि ये वार्ता लंबी चलेगी, क्योंकि सरकार की मंशा में उसी दिन हमें डाउट हो गया था
तो ये 4 की वार्ता हुई, अब 8 की होगी। मुझे लगता है कि 8 को भी हमारा हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो हल निकलेगा ये मुझे लगता है कि 26 से पहले निकलेगा, अगर निकला तो। क्योंकि जो हमारे अत्रे साहब कह रहे थे ना कि विदेशी ताकतें आ गई, हुड्डा साहब आ गए, तो आपके राहुल जी आ गए। मैं कहता हूँ सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है कि जनता की भलाई करना, जो विपक्ष है उसके ताने झेलना, और ऐसी ताकतों से देश को बचाना जो भारी ताकतें हों, चाहे वो खालिस्तान का हो तो किसी का भी हो। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहता यहाँ पर, ना मैं किसी का क्रिटिसाइज करना चाहता। मैं कहता हूँ कि हम जो किसान हैं 26 तारीख से बैठे हुए हैं, आज इतनी तगड़ी बारिश चल रही है, मौसम खराब पड़ा हुआ है, लेकिन ये फिर वार्ता के 4 दिन दे रहे हैं। मैंने 30 को क्या कहा था कि वार्ता बढ़ाई क्यों गई 30 तारीख की? हमारी यात्रा थी, ट्रैक्टर रैली निकालनी थी हमने, वो हमारी पोस्टपोन होती चली गई। सरकार की मंशा पे हमें शक उस दिन से हो रहा है कि ये लंबी क्यों कर रहे हैं। अत्रे जी, मैं आपसे एक छोटा एग्जांपल दूंगा। जो हमारा स्कूल होता है ना, बच्चे होते हैं वहाँ पर, वो मास्टर को कंप्लेन करते हैं और मास्टर जाता है हेडमास्टर तक, और हेडमास्टर की औकात नहीं होती मैनेजमेंट जाने की, तो वो मामला फंसता रहता है। अब हमारे जो तोमर साहब हैं वो हमारे साथ बैठ कर वार्ता करते हैं, और वो अमित शाह से आगे जा ही नहीं पाते। अमित शाह आगे बात पहुंचाते नहीं पहुंचाते। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो किसानों के मन की बात नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा समाधान नहीं निकलेगा। तो वो कब तक निकले? उस मोदी साहब को हमारी जो बातें हैं वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और बात को गोल गोल घुमा के वो घूम के फिर वापस वही आ जाते हैं। अब इतने 8 वार्ता हमारी होली है, हम वही 0 पे खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। हमारी पहले दिन से एक ही डिमांड थी कि तीनों काले कानून जो हमारे हैं किसान विरोधी, उनको वापस किया जाए। उस पर तो आज तक कोई चर्चा हुई नहीं, उसका समाधान कोई निकला नहीं। कभी राहुल के पास पहुंचते हैं, कभी मोदी के पास न जाके, कभी हुड्डा के पास पहुंचते हैं, इनसे कोई समाधान ही निकलने वाला। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी भूमि तलाश कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार रही, उसने काम ठीक नहीं किए, तो मोदी जी ने अपनी जो भूमि तलाश की, गुजरात से आगे दिल्ली पर राज किया। तो ऐसे कांग्रेस वाले दिल्ली के राज करना चाहते हैं, वो तो भूमि तलाशेंगे। तो आप उनको ऐसा मौका क्यों देते हो कि वो हम पे आके हमारे को भड़काएं, या हमारे पर राजनीति करें, या हमारे कंधे तल के बंदूक चलाएं? हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि हमारे तीनों कानून वापस ले लो। पहले दिन से हमारी यही रिक्वेस्ट है। उसके बाद आप वार्ता कर लो। दहिया जी, आपने ये बड़ी बात कही है, इसका जवाब मैं प्रवीण जी से जरूर लूंगा भाई, कि मौका क्यों दे रहे हैं कि अन्य पार्टियां आकर के उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। लेकिन महिमा जी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, महिमा जी, प्रवीण जी ने जो बात कही और खासतौर से राहुल गांधी को लेकर के, मैं चाहूंगा जवाब देते चले। और साथ ही साथ सवाल मेरा आपसे भी यह है, उम्मीद क्या आपको भी 8 तारीख को है? उम्मीद तो ऐसा है आयुष जी की ना उम्मीद कर रखा है सरकार ने। कुछ चंद बिंदु जो बहुत यहाँ पर देखने योग्य हैं वो ये हैं कि आप ये देखिए कि कम से कम भाजपा ने, सरकार ने पूरे देश को ये इंगित तो किया कि हमारे पास कितना मजबूत विपक्ष है कांग्रेस के तौर पे, जिसकी आवाज आवाम की आवाज बन सकती है, जो आवाम का प्रतिनिधित्व इस तरह से कर रहा है। इतना इन्फ्लुएंस हमारा है, उसके लिए मैं भाजपा की बड़ी आभारी हूं कि कम से कम उन्होंने इस बात को पहचाना, रिकॉग्नाइज किया। अब बात यह है कि आप उम्मीद की बात कर रहे हैं। देखिए, चलिया होता है, गुरुद्वारे का चलिया होता है, सुंदरकांड का चलिया होता है। 40 दिन की तपस्या के बाद तो ईश्वर भी जाग जाते हैं, बात सुनते हैं, अपने भक्त के सामने आके उसकी बात सुनते हैं। लेकिन एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो किसानों की इतना वो अपना वहां पर कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी की जान जा रही है, जो इन जान की आहुति देने के बाद भी उनके मुंह से श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं निकलते हैं। अब आप देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुओ मोटो केस रजिस्टर किया है। क्यों रजिस्टर किया है? क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो ह्यूमन राइट्स सेंटर है, वहां के स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट को ये लिखा कि ये जिस तरह का ट्रीटमेंट, एक्स्ट्रा पुलिसिंग, ओवर हाइपर पुलिसिंग किसानों के ऊपर की गई है, ये निंदनीय है, ये ह्यूमन राइट्स के, मानव अधिकारों के विरुद्ध है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका कॉग्निजेंस लिया है। आने वाले सप्ताहों में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हियरिंग ली जाएगी। यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी ने भारत को चिट्ठी लिखी, वहां के 7 लॉ मेकर्स साथ आ गए। उन्होंने कहा, विदेशों से हमारी सरकार को संदेश दिया जा रहा है कि आप अपने लोगों के साथ, अपने किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हमारे सरकार तो हमें कोविड वैक्सीन, एंटी कोविड वैक्सीन लगाने की हिदायत दे रहे हैं, जिसे वो खुद नहीं लगा रहे हैं। अनिल विज जी ने लगवाई, वो कितने दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड रहे, ये नहीं पता वो मुफ्त में कब बटेगी, जिसका वायदा बिहार में कर दिया था। तो ये सरकार जो है बिल्कुल दिशाहीन,
बिल्कुल इन्हें खुद ही नहीं पता। उम्मीद तो ये तब जताएंगे अपने आवाम के लिए जब इन्हें खुद पता होगा इनका रोड मैप क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। वहां बरसात में, जाड़े में, शीत लहर में किसान हर दिन एक दो कभी ज्यादा किसान मरते जा रहे हैं। लेकिन चलिए महिमा जी, आपका पॉइंट मैं समझ गया कि रोड मैप नहीं है सरकार के पास, तो सरकार खुद कंफ्यूजन की स्थिति में कि उसको क्या करना है। मैं इसका जवाब प्रवीण जी से लूंगा, लेकिन अमनदीप केसरी जी का भी मैं रुक कर लेता हूं। अमनदीप केसरी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी कि उम्मीद क्या आपको बरकरार है या आपको भी यही बात लग रही है कि कोई रोड मैप नहीं है या सरकार इसको सिर्फ टालना चाह रही है? देखिए, सरकार की मंशा जो आज के घटनाक्रम है और पिछले घटनाक्रम से एक चीज क्लियर हो जाती है कि सरकार चाह रही है कि हम इस आंदोलन को इस तरह से खत्म करें कि खुद ब खुद किसान जो है निराश होकर वापस चले जाएं। लेकिन किसान और किसान यूनियन के जो नेता वो बड़े ज्यादा बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने भी अपना दृढ़ निश्चय सरकार के सामने किया हुआ है कि सरकार उनकी कोई भी परीक्षा ले ले, भगवान उनकी कोई परीक्षा ले ले, वो दृढ़ निश्चय के साथ वहां पर बैठे हैं और वो अपनी जो जायज मांग है, अपना जो हक है, वो लेकर ही दिल्ली से जाएंगे। देखिए, आज कृषि मंत्री जी का बयान जब आप सुना रहे थे, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि हम क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा के लिए तैयार थे। लेकिन वहां पर अगर कोई भी, मैं आपके माध्यम से ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्लॉज बाय क्लॉज आपने पहली 4 वार्ताओं में चर्चा की और फिर आपने एक प्रपोजल भी भेजा क्लॉज बाय क्लॉज का, तो आज आप 8वीं वार्ता में भी यही बात कर रहे हैं कि हम क्लॉज बाय क्लॉज तैयार हैं। और मैं किसान प्रतिनिधि को सुन रहा था, उनका कहना ये था कि सरकार इतनी ज्यादा लापरवाह है कि 2 बजे की मीटिंग थी, मंत्री साहब 2:50 पे आते हैं, 3:15 बजे लंच पर चले जाते हैं और फिर 4:15 बजे आते हैं। तो कुल मिला के केवल 1 घंटा ही वार्ता हुई, और जबकि टीवी चैनलों की हेडलाइंस में और सब कुछ दिखाया गया 2 बजे वार्ता है और वो किसान नेताओं की अब 6 बजे तक वार्ता चली है। तो आप लापरवाह जो रवैया है सरकार का वो बिल्कुल सामने दिख रहा है। लेकिन किसान भी दृढ़ निश्चय के साथ ये डटे हुए हैं कि सरकार चाहती है कि किसानों को बदनाम करें, ये ऐसा प्रोपगंडा पूरे देश में चला दिया जाए कि हम तो वार्ता के लिए तैयार थे, ये वार्ता ही नहीं कर रहे थे। ये चाहते हैं कि किसान खुद ब खुद परेशान होकर यहाँ से चले जाएं, लेकिन किसान दृढ़ निश्चय करके बैठा हुआ है। आप कोई भी परीक्षा ले लीजिए किसान की, वो हर परीक्षा देने के लिए तैयार है। प्रवीण जी, आपके पास रोड मैप नहीं है और आप लोग लापरवाह हैं, संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां कह रही हो। राजेश दहिया जी ने जो बात कही मंशा पर सवाल, मैं चाहूंगा जवाब दें। पहले तो जो कह रहे हैं कि सरकार लापरवाह है, ये बात यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कह रहे हैं, जो एक राजनीतिक दल है। जो किसान संगठन के नेता वहां सरकार से बातचीत कर रहे हैं, मैंने किसान वो बाहर आके, अरे भाई परेशान मत हो, छोटे भाई परेशान मत हो, छोटे भाई अभी तो शुरुआत हुई है, अभी से परेशान मत हो यार, अभी शुरुआत हुई है, तो सरकार है, अभी शुरुआत है, अभी तो आगे देखो आप। अरे अमनदीप भाई अभी आगे देखो, अभी आगे तो सुन लो, आगे तो सुन लो। देखिए, एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता चर्चा में बैठ के ये कह रहा है कि सरकार लापरवाह है, जबकि जो किसान संगठन के नेता सरकार के साथ वार्ता कर रहे थे, जब वो वार्ता करके बाहर आते हैं, राकेश टिकैत जी को मैंने खुद सुना, उन्होंने आते ही कहा कि वार्ता बड़े सकारात्मक रही, लेकिन 8 तारीख की अगली वार्ता रखी गई है। उन्होंने इस विषय में बात तक नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ बैठ के राजनीतिक दल सोचते हैं कि शायद कोई मुद्दा मिल जाए, शायद किसी मुद्दा पे 1 घंटा चर्चा कर सके। ऐसा नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ कांग्रेस वाली बहन जी की। अमनदीप भाई, छोटे भाई, आप तो ऐसे ना थे, आप भी शुरू हो गए, 2 मिनट सुनो। अब मैं कांग्रेस वाली बहन जी की बात करता हूँ। ठीक है, कांग्रेस वाली बहन जी क्या कहती है? कांग्रेस वाली बहन जी कहती है कि सरकार ने नाउम्मीद कर दिया। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। कांग्रेस तो हमने 2014 से नाउम्मीद कर रखी है और आगे भी मान के चलिए 25 साल कोई उम्मीद नहीं है कांग्रेस के लिए। इस बात को आप अपने पल्ले बांध लीजिए। हर चर्चा में ये बात कहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आपने एक बात और कही कि कांग्रेस को देखिए, ये मान रहे हैं कि हम आवाम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहन जी, आप गलत सोच रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि जिस तरह से किसानों को झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में आपकी जमीन चली जाएगी, आपने भोले भाले किसानों को वहां पे मजबूर कर दिया धरने पे बैठने के लिए सर्द मौसम में। जिस सर्दी के मौसम की वजह से हमारे कुछ किसान भाइयों के जीवन चला गया, ये पाप आपके सर है, हम ये कह रहे हैं। ये तो हम भी जानते हैं कि कांग्रेस आज इस स्थिति में नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके, लेकिन
मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब पंजाब से कुछ किसान आए थे धरने प्रदर्शन के लिए, तो हुड्डा साहब ने एक बयान देके कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन किया था कि आप पंजाब के किसानों के पास जाके बैठिए, और आपने अपने उस राजनीति की वजह से मजबूर कर दिया हरियाणा के कुछ किसान भाइयों को कि वो भी जाके उस सर्द मौसम में बैठे, और उनको कुल में से 1 2 4 गिनती मुझे याद नहीं है, जो हरियाणा के प्रॉपर है, उनको भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। ये पाप भी आपके सर है, इस पाप को आप कैसे धोएंगे ये याद रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात, आपने जो यहाँ पे मानवाधिकार पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जो सो मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहन जी उम्मीद कर रहा था बतौर वकील आप प्रशंसा करते, वरना आपकी सरकार के समय तो ये हालात थे। लोनी बॉर्डर पे किसान भाई आए थे प्रदर्शन करने, गोली चला के आपने किसान गोली से उड़ा दिए, कादमा में आपने किसान गोली से उड़ाए, लोहारू में आपने किसान गोली से उड़ाए। कम से कम ये तो प्रशंसा कीजिए कि अब देश में वो सरकार है जहां पे सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेके अपनी तरफ से बात कह सकती है, वरना इमरजेंसी लगा दी थी 1975 में, कोर्ट तक को बोलने नहीं दिया था आपने। प्रशंसा कीजिए इस बात की बजाय आलोचना करने के बहन जी। अब मैं बात करता हूं दैया जी की, क्योंकि दैया जी ने 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही है। देखिए सरकार का काम है जनता की भलाई करना, ये दैया जी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा दैया जी। और आप 2014 में जब से प्रदेश में मनोहर जी मुख्यमंत्री बने हैं और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, दैया जी उठा के देख लीजिए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने 2022 के अंदर किसान की आमदन दुगनी करेंगे ये वायदा किया था, क्या देश में पहले जो कृषि क्षेत्र का बजट था, दैया जी आप भी जानते हैं कांग्रेस की सरकार रही 2014 तक 12,000 करोड़ रुपए 2014 का कृषि बजट था। मोदी जी ने आते 1,34,000 करोड़ रुपए इसीलिए किया था कि किसानों के हित में सोचना है। प्रदेश सरकार ने, मनोहर जी ने कृषि बजट को 21% बढ़ा दिया था कि किसानों के हित में काम करने हैं। सॉइल टेस्टिंग ये भी मोदी जी ने शुरू किया, दैया जी इसीलिए शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात किसान क्रेडिट कार्ड ये भी मोदी जी ने ही आके दिया। इलेक्ट्रिसिटी भैया जी आप जानते हैं, हरियाणा प्रदेश का विशेषकर जिक्र करूंगा, जब कांग्रेस की सरकार होती थी किसान को 4 घंटे बिजली मिला करती थी खेती के लिए, आज किसान को 10 घंटे खेती के लिए और 5,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली मिलती है। केंद्र सरकार ने तो रूल बना दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी उपभोक्ता का अधिकार है। 70 साल सत्ता में बैठी रही बहन जी की पार्टी पूरे देश के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकी। मोदी जी सत्ता में आते हैं, भैया जी आपको याद होगा लाल किले से घोषणा की थी, 1000 दिनों का टारगेट रखा था, 18,000 गांव को इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया था 1000 दिनों के अंदर। पूरा देश इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ये कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई ये सब काम? इसके अलावा भैया जी जिस तरह से डिजास्टर के अंदर किसानों की मदद हो, इंश्योरेंस हो, प्रदेश सरकार भैया जी आप जानते हैं 5400 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पे प्रदेश के किसान को दे चुकी है। 2000 पहले। लेकिन प्रवीण जी इन कानूनों को लेकर के क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? इतना बेहतर काम अगर आपने किया है तो ये किसान क्यों बैठ गए आकर के? सिर्फ कांग्रेस के भड़काने पर तो नहीं बैठेंगे प्रवीण जी, ये तर्क तो मुझे लगता नहीं चलेगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो भी बताता हूँ। देखिए अकेली कांग्रेस नहीं है, इसमें हमारे वामपंथी दल भी है। आपने भी देखा होगा लाल झंडे लगा के कुछ महिलाएं वहां पे गीत गा रही थी मोदी जी की मौत के, आपने देखी थी वो चीज। लाल झंडा लगा के कुछ लोग शर्जिल इमाम के पोस्टर भी लिए खड़े थे जिसके अंदर एक पंजाब के किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी थे, वो भी आपने देखा। और तो और मैंने पिछले चर्चा में भी ये बात बताई थी पंजाब के अंदर किस तरह से वामपंथियों ने धर्म का प्रयोग किया किसानों को इस बात के बरगलाने के लिए कि इन कानूनों की वजह से आपकी जमीन चली जाएगी। और जिस तरह से बहन जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशों से भी समर्थन आ रहा है, बहन जी अभी जिक्र कर रही थी, बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने, सिख फॉर जस्टिस गुरवंत पन्नू वो समर्थन कर रहे हैं। बहन जी आपको शायद पता नहीं, पीएफआई की साइट को जाके चेक कीजिए, जो संगठन देश को तोड़ने की बात कर रहा है वो भी समर्थन कर रहा है इनका। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन जिसके जो अध्यक्ष हैं वो देश विरोधी गतिविधियों की वजह से जेल में रह चुके, उनको भी पढ़िए, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। और यही वो आपके साथी हैं। यही हमारा कहना है कि आप इस आंदोलन को दूसरा शाहीन बाग बनाना चाहते हो। बहन जी यही तो हम कह रहे हैं कि जो विदेशों की बात हो रही है। अब एक एक करके इसका जवाब लेते हैं प्रवीण जी। महिमा जी पहले जवाब दें। राजेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। स्टैचू तोड़ देते हैं अमेरिका के अंदर प्रदर्शन करते वक्त, वो लोग कौन है? ठीक है, अब महिमा जी से जवाब लेते हैं। प्रवीण जी अब महिमा जी को सुनते हैं। महिमा जी। आयुष जी ऐसा है कि ये मैं पिछले 40 दिनों से ये भाजपा के प्रतिनिधियों से यही सुनती जा रही हूँ, इनके मुखारविंद से श्रद्धांजलि के 2 शब्द तो निकलते नहीं। ये यहाँ पर बैठकर तोहमतें लगा रहे हैं कि कांग्रेस के पाप नहीं धुलेंगे। इनको ये नहीं पता कि इनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले हैं
मन की बात हर रविवार को आके करते हैं इनके मुखिया, लेकिन ये नहीं बोलते कि जो सिंघू बॉर्डर पर जो किसान मर रहे हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है, हम वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन सहानुभूति तो जता सकते हैं, सहानुभूति जताने से, श्रद्धांजलि देने से छोटे नहीं हो जाएंगे ये लोग। लेकिन यहाँ इनकी मानवता झलकती है। आप ऊंची आवाज में जो मर्जी बोलते रहें, आप कांग्रेस के मत्थे मढ़ने की कोशिश करते रहें अपने पापों को, अपने कुकर्मों को, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आयुष जी, ऐसा है कि ये सब जो है ये किसी दल की, किसी राष्ट्र की, किसी समाज की संस्कृति से आता है, संस्कारों से आता है। जिस दल के किसी सदस्य ने कभी जेल जाके नहीं देखा स्वतंत्रता संग्राम में, जिस दल के किसी सदस्य के पास स्वतंत्रता सेनानी होने का जो है वो टाइटल नहीं है, वो लोग यहाँ बैठ करके बात करते हैं। आज आकर के जिस तरीके से कोई एक पीएसयू बनाई नहीं, सारी पीएसयू खत्म कर दी, आरटीआई में खुलासा हो चुका है, लेकिन यहाँ बैठ करके बात करते हैं कि वहां पर मीटिंग में जो हो रहा है उसमें भी कांग्रेस के लीडर्स पत्र लिख करके बरगला रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस के लीडर्स मीटिंग में तो नहीं होते हैं ना, बैठक के अंदर तो आयुष जी सिर्फ सरकार के प्रतिनिधि हैं या किसानों के प्रतिनिधि हैं। वहां जो होता है वो उन दो पार्टीज के बीच में होता है, उसमें तीसरा कोई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में स्टूडेंट्स की चिट्ठी, अब जो दिसंबर में जो सुनवाई हुई थी, जो एक स्टूडेंट ने लिखा था कि मेडिकल इमरजेंसीज में अफेक्ट हो रहे हैं, पब्लिक अफेक्ट हो रही है, वहां से किसानों को उठाया जाना चाहिए, तब तो इन्होंने नहीं कहा कि इसका, ये एक स्टूडेंट ने लिखा है, इसका कॉग्निजेंस क्या लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात का जैसा सम्मान इंदिरा गांधी जी ने किया था, वैसा सम्मान कल को हार जाने पर इनके प्रतिनिधि करके दिखा दें, ये हम मान जाएंगे। इंदिरा गांधी का नाम लेने से पहले इंदिरा गांधी के वजूद को जानने की हिम्मत करें। ये हिम्मत इनके प्रधानमंत्री भी नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा के प्रतिनिधि बाज नहीं आते। हर बहस के अंदर भाजपा के प्रतिनिधियों के पास एक ही बात है, इमरजेंसी 1900 ये जो इमरजेंसी वाली बात है, इंदिरा गांधी का नाम है। इस बात के आड़े, इसके पीछे छुप कर, ठीक है प्रवीण जी, मैं आऊंगा एक कमेंट में, दहिया जी का भी लूंगा। इस बात से अपने आप को कब तक बचाते रहेंगे? ठीक है, कब तक बचाएंगे? ठीक है, चलिए, इसका हाल तो इनको निकालना ही पड़ेगा। दहिया जी, भाई देखिए, सरकार की मंशा अगर नहीं होती तो सरकार एक तो वार्ता कर रही है, दूसरा आपके ही नेता कह रहे हैं बाहर आके कि सकारात्मक रही, मंशा पर सवाल क्यों है? सर आयुष जी, जैसे गाजियाबाद में वो 25 जो हमारे आदमी मरे हैं शमशान घाट में, योगी जी ने 10-10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी उनके लिए घोषित कर दी है। ऐसे ही हमारे हुड्डा साहब ने यहाँ 2-2 लाख कर दी है। अब हमारे इतने साहब कहेंगे कि दूसरे आदमी घुस जाते हैं बीच में, तो अगर ये भी ऐसे किसानों के लिए कुछ करते हैं, हमारे 60 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, वो उनको ये भी नहीं कि उनको कम से कम जो उनके घर तक पहुंचाने का काम तो करें। ये काम तो ये कम से कम कर सकते हैं ना, कि श्रद्धांजलि तो अलग गया, हम अपनी गाड़ियों में उनको ले जाकर उनके गाँव में जाकर दाह संस्कार करते हैं और ये आराम से बैठ के विज्ञान भवन में मजे लेते हैं। हमें तो कहते हो शर्म आती है, हम बार बार क्या कहें थे, ये तो मतलब मोदी जी तो उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए हम वही बना, भैंस के सामने बीज बजाने वाला काम हो गया। हमारे कुछ गाँव में ये प्रथा चली हुई है कि भैंस के सामने बीज बजाने, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब तक कि मोदी साहब इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी आदमी हिम्मत नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे को हमारे मंत्री हैं, सब वहां जाके ठंडे पड़ जाते हैं और हम किसानों को आके मीठी मीठी गोली दे जाते हैं। मैंने आपको 30 तारीख को इसलिए कहा था कि 30 तारीख जो मीटिंग रखी थी उसमें हमारी यात्रा थी, वो हमने स्थगित की, 4 की आई, 8 की आई, 8 कोई फैसला नहीं होगा, फैसला आगे जाके होगा जब और हमारी मौतें हो जाएंगी, 100 से ज्यादा हो जाएंगी ना, तब ये बीजेपी वाले कुछ थोड़ा संज्ञान लेंगे। जब तक ऐसे चलता रहेगा, मैंने पहले डिबेट में आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सब कुछ कर सकती थी, वो इसको होल्ड भी कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर है कि मोदी के सामने हर आदमी मजबूर है। सिर्फ एक किसान ऐसा है कि डटा हुआ है, तो वो डटा रहेगा, चाहे वो 4 साल रुक जाए, चाहे 5 साल लग जाए, यहाँ से जब जाएंगे जब अपना हम हक लेके जाएंगे, क्योंकि मौत तो हमारी खेत में भी होनी है और मौत हमारी जीत रोड पर भी होनी है। ठीक है ना? तो अत्रे साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाएं, मोदी जी प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, जिससे वो हमारे पे रहम करें और हमारे जो ये काले कानून हैं इनको वापस देने का काम करें। ठीक है, अमनदीप केसरी जी, ठीक है, अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, प्रवीण जी की बात का जवाब देते चलें। ठीक है प्रवीण जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रवीण जी की जितनी भी प्रवीण जी ने बातें कही, जैसे कि वो मुझे कह रहे थे कि किसान नेता ने आके तो कहा कि सकारात्मक बात हुई, तो प्रवीण जी जो भी ये बातें कह रहे हैं कि दूसरे राजनीतिक दलों को भड़का रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसे नेता है जो समझौता नहीं करने चाह रहे हैं, ये प्रवीण जी की खुद की बातें हैं, मनगढ़ंत। क्योंकि कृषि मंत्री ने आके कहा, क्या कहा कि सकारात्मक बात हुई, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये इस तरह का जहर समाज के लेने,
के अंदर फैलाना चाहते हैं कि वहां पर दूसरे झंडे वाले आ गए, ये आ गया, वो आ गया, तो भाई आप क्यों नहीं पकड़ते? यानी अगर आपको सब पता है सरकार को और आप दूसरों को फायदा उठाना देते, तो आपकी भी मंशा यही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का चले, किसानों को जितनी हानि हो उतना ज्यादा अच्छा है। जबकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये परवीन अत्रे जी के खुद के बयान है, ये सरकार के बयान नहीं हो सकते। आपको खंडन करना पड़ेगा। अगर सरकार के बयान है तो क्लियर करें कि सरकार के बयान ये है। परवीन अत्रे जी जैसे लोग तो आतंकवादी भी बता रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री राजनाथ ने भी कहा, गृह मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ने, कि नहीं आतंकवादी नहीं भाई, किसान ही है। और आज की मीटिंग के अंदर पहले शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया, उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूं कि प्रवीण अत्रे जी आपकी डिबेट पे आके कहते हैं बिल्कुल सरकार से अलग। आयुष जी, आपकी जिम्मेवारी है एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि आप कंफर्म करें, क्या सरकार की आवाज यही है, क्या सरकार का मैसेज यही है, या ये प्रवीण अत्रे जी के निजी बयान है? चलिए प्रवीण जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। बाकी तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं तो ऑफिशियल ही मान के चलूंगा। प्रवीण जी भाई क्लियर करिए। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है। पहली बात तो अमनदीप भाई इस बात को समझे कि जो शब्द आप किसानों के लिए प्रयोग करते हो, हम वो शब्द किसानों के लिए प्रयोग नहीं करते। हम प्रयोग करते हैं उन लोगों के लिए जो वहां पे लाल झंडे के नीचे मोदी जी के मौत के गीत गा रही थी महिलाएं, हम उनके लिए प्रयोग करते हैं। हम प्रयोग करते हैं उस व्यक्ति के लिए जो मीडिया में ये कह रहा था इंदिरा हमने उड़ा दी है, मोदी को उड़ा देंगे, हम उनके लिए प्रयोग करते हैं। हम प्रयोग करते हैं उन लोगों के लिए जो टीकरी बॉर्डर पे शर्जिल इमाम वरवर राव की रिहाई के बैनर लेके नारे लगा रहे थे, हम उनके लिए प्रयोग करते हैं, किसानों के लिए नहीं। क्योंकि किसानों के ऊपर जुल्म, देखिए अमन भाई अब बीच में मत बोलिए, आप बड़ा बोल रहे थे, आप चुप रहिए, सुन लीजिए बस आराम से। अब हम उनके लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं। किसान कल्याण हमारे जीवन का मंत्र है, इस बात को हमने स्थापित किया है, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें। किसान कल्याण के लिए किसान की मांग कि फसल खराब होने पे उचित मुआवजा मिले। स्वामीनाथन जी ने कहा 10,000, हमने किया 12,000। 5400 करोड़ रुपया मुआवजे का दे चुकी है सरकार। 1966 से लेके 2014 तक का टोटल मार लीजिए, फिर आप तो बात कीजिए हमसे। लेकिन अब सुन लीजिए भाई, देख अमनदीप भाई बीच में डिस्टर्ब करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि साहब ये किसान नेता ने, मैं इनको निवेदन करूंगा थोड़ा अपडेट रहा करे। आज ही राकेश टिकायत ने मीडिया में जो कहा है एक बार सुन लेते भाई, आपको भी पता लग जाता किसान नेता क्या बोल रहे हैं, कम से कम अपडेट रहा करो। इसलिए इसके ऊपर चर्चा ना करो, अच्छी बात है। अब दूसरी बात मैं करूंगा बात अब के कांग्रेस वाली बहन जी की। कांग्रेस वाली बहन जी कहती हैं कि इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का जितना सम्मान किया, बहन जी जब इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, इसीलिए लगाई थी, इलाहाबाद कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था और उनको यह हजम नहीं हुआ कि मेरी प्राइम मिनिस्टर की सीट चली गई। उन्होंने पूरे देश को पंगु कर दिया, संविधान को पंगु कर दिया, इमरजेंसी लगा दी, लोगों को उठा के जेल में ठूस दिया। फिर भी आप कहते हैं वो कोर्ट का सम्मान करती थी। उसके बाद आप हमें कहते हैं कि जी एक भी फ्रीडम फाइटर। बहन जी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है, लेकिन जो आप कांग्रेस के सिर पे सेरा बांधने की कोशिश करती हो, जो इतिहास आपने पढ़ाने की कोशिश की है, एक बार असली इतिहास पढ़िए। जो आपकी पार्टी बनी थी, A.O. ह्यूम एक अंग्रेज थे, उन्होंने पार्टी बनाई थी। इसलिए बनाई थी क्योंकि आप जैसे लोग अंग्रेजों की मदद कर सकें, आप देश की आजादी के लिए। मुझे एक बात बता दिए, जो दर्शक भी आप सुन रहे हैं, कोई अंग्रेज ऐसी पार्टी क्यों बनाता जो अंग्रेजों को देश से भगाने की कोशिश करती? क्यों करता कोई अंग्रेज ऐसा? आप जनता का बेवकूफ बना रहे हैं पिछले 70 साल से, और आप समझते हैं आप यहां बैठ के झूठ बोलेंगे और वो हजम हो जाएगा। अब मैं सबसे बड़ी बात करूंगा, देखिए भैया जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, किसान, किसी एक किसान का भी जीवन गया, हमें उसकी बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, और उसके लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा संवेदना है। लेकिन मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, जिन लोगों ने झूठ बोल के, मुझे ये बताइए सबसे पहले, भैया जी आप कहते हैं कि हमें तो खेत में भी मरना है, हम वहां पे भी मरेंगे। भैया जी ये जो तीनों कानून हैं, क्या ये जबरदस्ती लागू है? ये एक नई व्यवस्था दी है सरकार ने। अगर आप चाहो पुरानी व्यवस्था पे खेती करो, अगर आप चाहो नई व्यवस्था अडॉप्ट कर लो, आप चाहो तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे जमीन दे दो, नहीं चाहते तो मत दो, खुद खेती करते रहो। तो इसमें मरने जीने का सवाल कहां से आ गया? मुझे एक बात समझ नहीं आती, बार बार एक बात कही जाती है। यही मैं कहना चाह रहा हूं भैया जी कि जो इन लोगों ने झूठ बोल के
कानूनों की गलत व्याख्या कर करके आप लोगों को बरगलाया है। कम से कम कानून पढ़ लीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए। हम इतने बेवकूफ नहीं है, हमने कानून ही पढ़े हुए हैं। चलिए मुझे बताइए इस कानून में क्या गलत है। मैं आपकी बात मानता हूँ भैया जी, आपने पढ़ लिया, आप बहुत समझदार है। मुझे ये बताइए इसमें क्या गलत है, मुझे वो टिप्पणी कीजिए, मैं उसके लिए आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप बार-बार कह रहे हैं काले कानून, बता दीजिए जी। नहीं, आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब वो मेरा 1 एकड़ जमीन है, मैं उसकी क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूंगा? रही बात है हम उसको कहाँ बेचूंगा मैं जाके, कौन लेने आएगा? अरे भैया जी सुन लीजिए, अब भैया जी आपने सवाल कर लिया, मेरा निवेदन है भैया जी, भैया जी आपने देखिए अब आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लीजिए। भैया जी देखिए, भैया जी सुनिए, आपने सवाल किया, मैं मानता हूँ आप किसान नेता हैं, आप किसानों का हित चाहते हैं, तो जवाब सुन लीजिए। अब मैं चाहूंगा कि ये किसान भाइयों को स्पष्ट हो जाए। भैया जी ऐसा है, पहला एक सवाल का जवाब ले लो। आपने कहा कि 1 एकड़ का किसान है। भैया जी सबसे बड़ी बात समस्या कहाँ आ रही है, जैसे बहन जी कह रहे थे ना, मन की बात सुनते नहीं ना बहन जी की पार्टी सुनती नहीं। ये सरकार सभी के बारे में आपको ही मालूम है। हाँ जी बहन जी सुन लीजिए, बहन जी सुन लीजिए, बहन जी परेशान हो रहे हैं, बहन जी परेशान मत हो। देखिए आपने सुना होगा सरकार ने जब ये बात कही कि देश के अंदर 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन सरकार बनाने जा रही है। भैया जी बेसिकली जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन आप बेहतर जानते हैं वो होती, अगर जो छोटा किसान है अगर वो अकेला नहीं चाहता किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना के 50-100 किसान इकट्ठे होके कर सकते हैं। नंबर 3, आपने कहा वो अपनी फसल कहां लेके जाएगा। भैया जी ई किसान पोर्टल जो अभी भी चल रहा है, और आप भी जानते हैं, मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था, किसान उस ई किसान पोर्टल के जरिए अपनी उपज देश में किसी को भी बेच सकता है। मैंने बिहार का उदाहरण दिया था जहाँ किसान ने अपनी गोभी दिल्ली बेची, मैंने पूना का उदाहरण दिया था जहाँ पे किसान ने अपना मटर बेचा। ये मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, और हमारे हरियाणा में प्रगतिशील किसान है जो लगभग इस बात की चर्चा करते हैं, बताते हैं। ठीक है प्रवीण जी, आप राजेश जी की बात को सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि आपने उनको समझाया, लेकिन उनकी आपत्ति क्या उसको भी सुनते हैं जरा। हाँ राजेश जी बात रखें। हमने आलू पैदा किए, मंडी में भाव 2 रुपए किलो हो गया, ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाना खर्चा 5 रुपए किलो पड़ गया, हमने आलू सड़क पर डालने पड़ गए। पीछे आलू सड़क पर डाले थे ना, तो अब एमएसपी मिल रही कहा हमारे को। आप ये क्यों हमें एक बहकाना की बात मत कीजिए। जो हमारे जवाब ले लो, भैया जी इसका जवाब ले लो, इसका जवाब ले लो, भैया जी इसका जवाब ले लो। आयुष मैं चाहूंगा भैया जी इसका जवाब मिल जाए। भैया जी बहुत जल्दी से, प्रवीण जी बहुत जल्दी से खत्म करो, मैं महिमा जी के पास जाऊंगा इसके बाद। हरियाणा सरकार ने जो पहले ही भावांतर भरपाई योजना के नाम से एक योजना चला रखी है, जिसमें किसान को अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जो दाम सरकार निश्चित करती है अगर उससे कम उसको मार्केट में मिला तो जो गैप है उसकी पूर्ति सरकार करती है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि वो मंडी में लेके जाएगा उसको खर्चा पड़ेगा, भैया जी यही तो बात है इस कानून की। जो व्यापारी आपके दरवाजे पे आपके घर जाके आपकी फसल लेगा, मैंने बताया था जो गोभी है, भैया जी सुन लीजिए, भैया जी सुन लीजिए, जो मैंने समस्तीपुर बिहार के किसान का मैं उदाहरण इसलिए दिया था कि उसने 10 रुपए किलो गोभी बेची, जबकि उसको 1 रुपए किलो रेट मिल रहा था, साथ में ट्रांसपोर्ट भी मिली। मतलब ऐसे जो दिल्ली का व्यापारी है वो लेके आया। हम तो अपने हरियाणा में रह सकते हैं। मैं एक किसान है, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, उसने 50 किसानों को जोड़ा, अपना एक पीएसओ बना लिया, बेनिफिट वो ले रहा सरकार से जो आप देते हैं, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये तो कह रहे हैं। नहीं भैया जी आप भैया जी आप पहले तो भैया जी देखिए नकारात्मकता को खत्म कीजिए, भैया जी निवेदन है इस नकारात्मकता को खत्म कीजिए। और अगर आपको मैं तो भैया जी एक बात जानता हूँ, किसान है वो बंधुआ मजदूर बन जाएगा बड़े कॉर्पोरेट का। नहीं आप सुन नहीं रहे, आते हैं ना 25 किसान 50। नहीं भैया जी आप देखिए झूठ ना, देखिए भैया जी आप सुन लीजिए, पहली बात मैंने शुरुआत में कहा, रही बात आपकी योजना सुनिए, आपकी घोषणाएं बहुत है, आपकी योजनाएं बहुत भैया जी यही मैं कह रहा हूँ। आयुष यहाँ समस्या है, जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान हितों में योजना लेके आए, कुछ लोगों ने आलोचना की, भैया जी सुन लीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। कुछ लोगों ने आलोचना की, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, उस वक्त भी ये आलोचना हुई कि किसान कैसे फीड करेगा, किसान कैसे कंप्यूटर पे पोर्टल पे डालेगा, जबकि सरकार ने सरल केंद्रों के जरिए ये सुविधा दी कि किसान वहां जाके करवा सकता है। आज किसान का एक आप बैठ रहे हो, आप भी देख रहे हैं, सुनता समस्या कहाँ है भैया जी इस प्रदेश के अंदर। देखिए भैया जी आप या तो चाहते नहीं कि मैं जो बोलूँ वो जनता सुने, जनता जी भैया जी इंश्योरेंस कटता है ना, वो बिगर बात काट लेते। चलिए ठीक है, अब एक कमेंट और ले लेता हूं क्योंकि मेरे पास समय अब थोड़ा सा कम है। देखिए इस चर्चा में हम लोग उलझे रहेंगे। महिमा जी मैं चाहूंगा प्रवीण जी की बात का जवाब दें। प्रदेश में तो ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री आयुष जी ऐसा है राजनीति की वाले जो हैं ठीक है प्रवीण जी और दहिया जी शांत हो जाएं थोड़ा सा। देखिए एक कमेंट और ले लेता हूं मैं, ठीक है मेरे पास समय भी नहीं है ज्यादा। महिमा जी प्रवीण जी की बात का जवाब दें।
सबसे पहले तो भाजपा के प्रतिनिधि ने कहा कि अंग्रेज ऐसी पार्टी क्यों बनाएंगे, तो उसमें देखने वाली बात यह है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एक कही जाती है, एक होती है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी हिस्टोरियंस जानते हैं, इतिहासकार जानते हैं उसके बारे में, और उसके मुताबिक ये जो भाजपा के प्रतिनिधि बात का यहाँ जिक्र कर रहे हैं वो मान्य है, वो एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वैसा है ऐसा ये वो तथ्य नहीं मतलब है। आपने माना अब दूसरी बात अब ये देखिए, अनुशासनहीनता का और आवाज का गलत प्रयोग करने का टिपिकल उदाहरण जो है वो भाजपा के ये प्रतिनिधि हैं। बहुत से प्रतिनिधियों से मुखातिब होती हूं मैं, लेकिन इस तरह की अनुशासनहीनता मैंने और किसी प्रतिनिधि में नहीं। चलिए प्रवीण जी भाई सुन लीजिए, प्रवीण जी सुन लीजिए। दूसरी बात ये है इसमें आयुष जी कि सरकार से किसान पहले दिन से कहते आ रहे हैं। अब देखिए, बार बार उस पे नहीं जाएंगे कि किस तरह से ये लोग ऑर्डिनेंस के जरिए, अध्यादेश के जरिए गैर कानूनी तरीके से इसको लेके आए, राज्यसभा में वोट नहीं, बार बार उस पे नहीं जाएंगे, बहुत बार कह लिया है, सबको पता है, जनता अब सब जानती है। बाकी आप ये देखिए कि वापस लेने के लिए आज भी जब किसानों ने ये कहा तो कृषि मंत्री ने ये कहा कि नहीं, वो जो प्रोसेस है वो लेंजी एंड आर्डुअस यानी कि लंबा और कठिन प्रक्रिया है, उसके रास्ते से हम नहीं जा सकते। वो प्रक्रिया लंबी और कठिन है, ये कृषि मंत्री का बयान है, लेकिन ये जो किसान 40 दिन से वहां आंदोलन कर रहे हैं, ये लंबा और कठिन नहीं है। सरकार तो अपने घर में, अपने कंफर्ट में, अपने रजाइयों बिस्तरों में बैठ करके ये अपने ऑफिस के कंफर्ट में बैठ के बोल रही है। किसान तो आकर आपका खाना भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप ये बोल रहे हैं वो प्रक्रिया लंबी है, ये प्रक्रिया छोटी है, जिसमें आपके 8 वार्ता के जो राउंड्स हैं वो फेल हो चुके हैं, बिल्कुल विफल हो चुके हैं। ये सरकार को, जैसा कि हमारी मुखिया ने आज भी कहा और हम उस आवाज को और बुलंद करते हुए यही कहते हैं कि इनको निरस्त करना चाहिए, रिपील करना चाहिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जिस तरह अध्यादेशों के माध्यम से इलीगली लेकर आए हैं, बड़े ठीक है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। ठीक है, अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं, इनेलो का भी यही स्टैंड? बिल्कुल स्टैंड है, और मैं इसके साथ एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। परवीन अत्रे जी जो चैलेंज कर रहे थे, मैं उनको चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से कि एमएसपी किसान को इस देश में आजादी के बाद तक अब तक अगर मिली है तो केवल सरकारी खरीद पे मिली है, जब सरकार खरीद करती है। अगर प्राइवेट किसी भी व्यापारी ने कोई खरीद करी है, उस पे एमएसपी नहीं मिली। एक उदाहरण परवीन अत्रे जी बता दें, ये कह रहे थे ना इन काले कानूनों में क्या कमी है, तो सबसे बड़ी कमी है प्राइवेट के हाथों में अगर किसानी को सौंप दिया है, तो आज तक का उदाहरण एक बता दें कि किसी प्राइवेट प्लेयर ने किसान को एमएसपी दी है, तभी तो वो एमएसपी का गारंटी कानून मांग रहे हैं। जब प्राइवेट खरीदता है, एक उदाहरण बताएं परवीन अत्रे जी। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ भाई, अगर मौका देगा तो मैं जवाब दे देता हूँ। जब किसान की खरीद अगर प्राइवेट व्यापारी करता है, वो एमएसपी से कम करता है, इसलिए किसान आज सड़कों पे है, इसलिए वो मांग कर रहा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाए, और ये काले कानून है। चलिए बहुत जल्दी से, बिल्कुल बहुत शार्प में अत्रे जी, मैं वही कहता हूँ, समय नहीं है मेरे पास बिल्कुल। आयुष छोटे भाई को थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो 3 कानून है, इनका एमएसपी से कोई लेना देना ही नहीं है। आप उदाहरण बताइए, आप भागे मत, मैंने तर्क के साथ, आप भागे मत, उदाहरण बताइए। मेरा चैलेंज, आप एक उदाहरण दे दीजिए। आप कहते हैं अरे भाई अमनदीप, आप इन 3 कानूनों के बीच में कमी बता रहे थे, एमएसपी। अरे जब एमएसपी से कोई लेना देना नहीं इन कानूनों का, तो इसमें एमएसपी का सवाल क्या है? पहली बात। दूसरी बात भाई, ऐसा अमनदीप आप बहुत परेशान हो जाते हो। छोटे भाई कोई बात नहीं, अभी आराम से सुनो। ये बात छोटे भाई आप भी जानते हो कि सरकार खरीद करती है, और सरकार खरीद करती है पीडीएस सिस्टम के लिए, एवरीबॉडी नोज। ये कोई आपने रॉकेट साइंस नहीं बताई, ये सभी जानते हैं, सरकार खरीद करती है और वो मैंने ये बताई, उसके अलावा लेकिन आगे सुनिए, जब किसान के पास 2 ऑप्शन हैं, पहली बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है किसान इन कानूनों के हिसाब से मंडी के बाहर ही बेचे, मंडी में बेच ले, मंडी चालू है, एमएसपी चालू है। किसान चाहे कॉन्ट्रैक्ट करे चाहे ना करे, वो इसकी इच्छा है, बाउंड नहीं है वो। पहले तो इस बात को समझो, किसान को बार बार झूठ बोल के मत डराना, वो मत। चलिए प्रवीण जी भाई, देखिए यही बात समझानी, और मैं हर चर्चा में यही बात कहता हूं कि ये बात बस किसान कितनी जल्दी समझ जाए और आप कितनी जल्दी इनको समझा दें, यहीं से इसका समाधान निकल जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल महत्वपूर्ण अभी भी यह बरकरार है, चूंकि 8 तारीख का जो समय है वो तय कर दिया गया है, लेकिन क्या 8 तारीख को वार्ता के जरिए समाधान निकलेगा या हल निकलेगा, यह सवाल अभी भी बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।